अब चुप रही हूँ। बिग डेटा, डाटा, आंकड़े, अवसर या त्रासदी। आंकड़े यह अपरिष्कृत या अधूरी सूचना होती है। इनका सही क्रम में जमाना अर्थात उपयोगी एवं परिष्कृत रूप प्रस्तुत करना प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग से मिलने वाले परिणामों को सूचना कहते हैं। पुराने समय में डिजिटल डेटा कम मात्रा में था, इसलिए डेटा भंडारण के लिए छोटी युक्तियां कारगर साबित होती थीं, जैसे फ्लॉपी डिस्क। यह युक्ति केवल 1.4 MB या इसके आसपास का ही डेटा भंडारण कर सकती थी। समय और तकनीक के साथ डाटा भंडारण एक चुनौती बनता गया। इसी कारण CD, DVD, BD, हार्ड डिस्क आदि युक्तियां विकसित हुईं। अमेज़न नामक ई-कॉमर्स कंपनी प्रति सेकंड लगभग 6 ऑर्डर बुक करती है। साथ ही भविष्य में ग्राहक के व्यवहार को समझने के लिए, ग्राहक के द्वारा पसंद किए गए ब्रांड को प्राथमिकता देने के लिए और अपने वाणिज्य प्लेटफॉर्म को और प्रभावी बनाने के लिए अमेज़न अधिकतम आंकड़ों का संग्रह करेगी। इसी प्रकार के बृहद आंकड़ों का समूह बिग डाटा कहा जाता है। डेटा आंकड़ों में संबंधित इकाइयाँ। बिट, 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 PB बराबर 1 हेक्साबाइट, 1024 XB बराबर 1 जेटाबाइट, 1024 ZB बराबर 1 योगाबाइट। बिग डेटा की परिभाषा। बिग डेटा बड़े और विशेष प्रकार के डेटा का समूह होते हैं, जिन्हें प्रारंभिक डेटा भंडारण एवं प्रसंस्करण विधियों द्वारा संग्रहित तथा विश्लेषण नहीं किया जा सकता। बिग डेटा ऑनलाइन डेटा का एक संग्रहण है, जिसका उपयोग वाणिज्य कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। ये अपने उत्पादों एवं सेवाओं द्वारा उपयोगकर्ताओं के विषय में डाटा एकत्र करते हैं। बिग डाटा के संदर्भ में वी का महत्व बताइए। बिग डाटा की वी शुरुआत दौर में 3 वी थे, किंतु तकनीकी प्रशिक्षण विकास कर रही है, अतः बिग डाटा वी भी बढ़ रहे हैं। 3V। 3V में होते हैं वॉल्यूम, विकोलिसिटी और वैरायटी। वॉल्यूम परिणाम, वेलोसिटी गति और वैरायटी विविधता। बिग डेटा में समय के साथ एक वी और जुड़ा है, वेक्टासिटी। इसे डेटा की प्रकृति के उस गुण से जोड़ा जाता है जो यह बताता है कि डेटा प्रतिक्षण बदल रहा है, जो कि डेटा की अनिश्चितता होती है। अब विज्ञान के अनुसार बिग डेटा के संदर्भ में कुल 8 वी हैं, जिसमें वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और विरेसिटी, वैल्यू, विरेलिटी, विसोसाइटी, विज़ोल्यूशन। वैल्यू। डेटा के संदर्भ में वैल्यू अर्थात कीमत यह बताती है कि इसका महत्व किसके संदर्भ में कितना है। विज़ोल्यूशन यह बताता है कि आंकड़े किसी निर्णय को लेने में कितने सहायक सिद्ध होंगे। वैरालिटी, डाटा का यह गुण अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उचित आंकड़ों का वायरल होना तथा अनुचित सूचना डाटा का नियंत्रण में रहना दोनों महत्वपूर्ण है। विसोसाइटी, विसोसाइटी से तात्पर्य है आकर्षण क्षमता। यहाँ देखा जाता है कि आंकड़ों को जानकर या आंकड़ों के प्रभाव में आकर कितने लोग किस प्रकार का कितनी तत्परता का कदम उठाते हैं। बिग डेटा के अनुप्रयोग। पहला ई कॉमर्स, दूसरा यातायात संसाधन, तीसरा फास्ट फूड तथा फूड टू डोर सर्विस, चौथा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, भूमि का उपयोग और भूमिगत जल। पांचवा बैंकिंग क्षेत्र, छठा मौसम विभाग, सातवां जन स्वास्थ्य, आठवां गवर्नेंस, नौवां शिक्षा। क्वेश्चन, बिग डेटा के संदर्भ में आपदा प्रबंधन की तकनीक के भविष्य के बारे में अपने विचार बनाइए। आंसर, आपदा प्रबंधन और बिग डेटा। आपदाएं किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था तथा अन्य कारकों को हानि पहुंचाने वाली एक बड़ी चिंता होती है। यूएन एशिया प्रशांत सोशल एजेंसी द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार भविष्य में बिग डेटा जैसी तकनीक आपदाओं को अधिक प्रभावी रूप से पूर्वानुमित कर सकती हैं। अतः
अतः समस्त राज्यों को आपदा प्रबंधन के संदर्भ में बिग डेटा के महत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद केवल प्राकृतिक आपदाओं ने पूरे विश्व में होने वाली मौतों से लगभग 20 लाख लोगों की जान केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में ली है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में 3 कारक इस क्षेत्र को आपदा के लिए अति संवेदनशील बना देते हैं। पहली, भौगोलिक अवस्थिति, दूसरी, आर्थिक विकास, तीसरी, जनघनत्व। बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान निरंतर जलवायु में परिवर्तन कर रहा है। परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवातों की पुनरावृत्ति बढ़ती जा रही है। यदि किसी प्रभाव तंत्र द्वारा समुद्र जल या महासागरीय तापमान के मूलभूत आंकड़ों जैसे कि जल की लवणता, घनत्व, औसत ताप, सागरीय लहरें आदि का बृहद स्तर पर संग्रहण और अध्ययन किया जाए तो बिग डेटा तकनीक संभावित चक्रवातों की सूचना पहले से दे सकती है। बिग डेटा आपदा प्रबंधन में पीपीआरआर के मॉडल के आधार पर सहायक हो सकता है। पी माने प्रिवेंशन, पी माने प्री पैराडनेस, आर माने रिस्पॉन्स, आर माने रिकवरी। बचाव, पूर्व की तैयारी, प्रतिक्रिया, आपदा से उभरना। इनके हिंदी अर्थ है ये। बिग डेटा सेंसर आधारित एक नेटवर्क तैयार कर सकता है जो बृहद स्तर पर प्रदूषण और वायुमंडलीय परिवर्तनों के संदर्भ में उपयोगी साबित होगा। जैसे कि भारत की AQI योजना का डेटा बृहद स्तर पर बिग डेटा का रूप है, जिसका अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकता है कि भविष्य में किन स्थानों पर तीव्र गति से सी न्यूट्रल विद्युतीकृत ई गैसोलीन तकनीक की तुरंत आवश्यकता होगी। एच ईंधन, जर्मनी बसें, भविष्य का ईंधन। समस्या, टैंक का आकार बहुत बड़ा। ई ग्लिसरीन, एंथोलिन ब्लीडिंग। ई गैसोलीन, एंथोलिन ब्लीडिंग 2019 की योजना। एंथोनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे शराब कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। इसका किण्वन होता है सड़ना। इसमें शर्करा से किण्वन होता है और अल्कोहल बनता है। एंथ्रॉल ब्लीडिंग भारत सरकार की नई नीति है जिसके तहत 2 लक्ष्य रखे गए हैं। पहला, अप्रैल 2020 तक E10 और अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक E20 लक्ष्य। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य असल में ईंधन के अपूर्व दहन को कम करना है, क्योंकि अपूर्व दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं। यदि भारत सरकार अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेगी तो इससे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से निम्न लाभ हो सकते हैं। पहला, पेट्रोलियम का आयात मिलाए गए एथेनॉल के बराबर कम होगा। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 551 BN का पेट्रोल आयात किया। किसानों को आय का एक नया जरिया मिल सकता है, विशेष रूप से गन्ना, मक्का आदि उगाने वाले किसानों को। और तीसरा, वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों जैसे CO, NOx तथा HC आदि में कमी आएगी। और भारत सरकार के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने E10 व E20 के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। भारत सरकार जल्द ही अल्कोहल प्रोडक्शन से संबंधित नियमों से भी बदलाव लाने वाली है। भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जारी की। भारत सरकार ने गोबरधान योजना 2018 में लक्ष्य रखा कि गांवों में ऑर्गेनिक तरीकों से अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी पदार्थों में बदला जाएगा। RUCO रिस्प्योर से यूज्ड कुकिंग ऑयल के तहत फास्टैई द्वारा काम में लिए गए कुकिंग ऑयल की बायोडीजल में बदला जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदी तकनीकों का प्रयोग सर्वे ऑफ इंडिया तथा दूसरे
इसरो द्वारा प्राकृतिक स्रोतों का अध्ययन करने में किया जाता है। यदि बिग डेटा तकनीक द्वारा प्राकृतिक स्रोतों के आंकड़ों को संग्रहित और प्रसंस्कृत किया जाए तो भारत अपने संसाधनों का संपूर्ण उपयोग कर अन्वेषण कर पाएगा तथा भविष्य में आपदा प्रबंधन और आपदा पूर्वानुमान दोनों में सहायता मिलेगी। यदि भारत सरकार यूआईडी से संबंधित डेटा या बायोमेट्रिक डेटा एक साथ आधुनिक रूप में आधुनिक तकनीक के साथ प्रोसेस करने में सक्षम हो जाए तो किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय में यह रामबाण सिद्ध हो सकता है। एग्जाम्पल, ऑपरेशन सूर्यहॉप भारतीय सेना द्वारा केदारनाथ त्रासदी के समय चलाया गया। इसके बाद से दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहला, चारधाम यात्रा के लिए भारत सरकार ने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया और दूसरा, केदारनाथ त्रासदी ग्लेशियर लेक अबाउट्स का परिणाम थी। यदि बिग डेटा तकनीकों की सहायता से हम इस प्रकार की सभी ग्लेशियर झीलों का संपूर्ण डेटा संग्रहित कर लें तो उन त्रासदियों से बचा जा सकता है। बिग डेटा के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक और एक्यूआई। और प्राकृतिक में प्राकृतिक आपदा संसाधन कुशलतापूर्वक पूर्ण उपयोग और एक्यूआई में ई वाहन नीति और नया रूट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट बराबर इंडियन टुमारो। आईटी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 लागू की गई जिसे नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। इस पॉलिसी ने एनटीपी 2012 राष्ट्रीय दूर संचार नीति 2012 को प्रतिस्थापित किया है। भारत सरकार नई चुनौतियों के लिए नए भारत को तैयार कर रही है, जैसे 5G, IoT, M2M आदि। मशीन टू मशीन M2M यदि एक विशेष शब्दावली है जिसका उपयोग किसी भी ऐसी नेटवर्क आधारित व्यवस्था को दर्शाने के लिए होता है जिसमें विभिन्न मशीनें आपस में इंटरनेट और नेटवर्क की सहायता से बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपना कार्य कर सकें। उदाहरण, कोविड से पीड़ित एक मरीज O2 के कम स्तर जैसे कि तकनीक पाना शुरू करता है, तुरंत उसके शरीर से जुड़ा सेंसर नेटवर्क के माध्यम से 2 डिग्री सप्लाई वाले मशीन को 0.2 की दर बढ़ाने ऑक्सीजन के 2 अणु हैं बढ़ाने के लिए बोलेगा। साथ ही स्वतः ही अन्य मशीन अपने आप उसका तापमान, हृदय गति आदि की रिकॉर्ड करके संबंधित चिकित्सक के मोबाइल का अलार्म बजा देगी। उपर्युक्त परिकल्पना IoT तथा M2M का सम्मिलित परिणाम है। IoT यह बहुत बृहद स्तर का नेटवर्क होता है जिसमें विशेष उपयोग, दैनिक उपयोग आदि की सभी वस्तुएं या युक्तियां आपसी संवाद करती हैं और उसी आधार पर कार्य करती हैं, जैसे टंकी भर जाने पर मोटर का बंद हो जाना, कमरे का तापमान बढ़ने पर AC का स्वतः ऑन हो जाना। 2018 की नीति के उद्देश्य: सभी के लिए ब्रॉडबैंड सुविधा। दूसरा, आने वाले समय में डिजिटल कम्युनिकेशन क्षेत्र में 40 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर। भारत की GDP में 2017 में इस क्षेत्र का योगदान 6% या इससे 8% तक ले जाना। डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना। भारत का ग्लोब वर्चुअल चेन में योगदान सुनिश्चित करना। भारत को ITU में ICT विकास सूचकांक में टॉप 50 देशों में शामिल करना। ICT डेवलपमेंट इंडेक्स IDI यह 11 तरह के मानकों को मिलाकर तैयार किया गया सूचकांक है। इसमें डिजिटल डिवाइस की बात होती है। यह समस्त मानकों को 3 भागों में बांटता है: उपलब्धता, उपयोग, कौशल। ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो कि दूरसंचार से संबंधित सभी तरह के मामलों के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यही संस्था IDI रैंकिंग जारी करती है। भारत की 2018 IT नीति की मुख्य विशेषताएं: प्रत्येक नागरिक को 50 MBPS का ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध करवाना।
भारत की सभी पंचायतों को 2020 तक 1 जीबीपीएस तथा 2022 तक 10 जीबीपीएस का इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराकर जोड़ना। सभी अछूते क्षेत्रों को कनेक्टिविटी में लाना। चौथा, इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना 100%। पांचवा, 10 लाख लोगों को कौशलपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा भविष्य के रोजगार अवसरों के लिए तैयार करना। आईओटी द्वारा 500 करोड़ मशीनों को जोड़कर इकोसिस्टम का विस्तार करना। भारत के वैश्विक स्तर पर योगदान को आर्थिक परिदृश्य में डिजिटल क्षेत्र में बढ़ाना। संस्थागत तरीके से उत्तरदायित्वों को लागू करना। सुरक्षित तथा साइबर खतरे में रहित डिजिटल संचार सेवा की अवसंरचना तैयार करना। डाटा सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाना। भारत सरकार की रणनीति, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड तथा राष्ट्रीय फाइबर अथॉरिटी की स्थापना करना। अवरोधों को हटाना। राष्ट्रीय स्तर पर सभी शहरों राजमार्ग योजनाओं के लिए एक सामान्य नालिका का निर्माण करना। कॉमन डक्ट। भारत में अगली पीढ़ी की सभी सुविधाओं को लागू करना। स्मार्ट, एस सिंपल, एम मॉडल, ए काउंटेबल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। भारत सरकार ने 2016 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डेल्टी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अलग किया। आधार पर यूआईडीएआई और डेल्टी के पास है डिजिटल इंडिया मिशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस टैलेंट, इंडियन टैलेंट बराबर इंडिया। डिजिटल इंडिया मिशन के 9 स्तंभ में, पहला ब्रॉडबैंड हाईवे, दूसरा सभी के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी की उपलब्धता, तीसरा आम आदमी के लिए इंटरनेट की उपलब्धता, चौथा ई गवर्नेंस तकनीक की सहायता से शासन में सुधार लाना, पांचवा ई क्रांति सेवाओं के लिए ई डिलीवरी, छठा सूचना सभी के लिए उपलब्ध हो, सातवां इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण, आठवां लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करना, नौवां आईटी फॉर जॉब्स, आईटी की सहायता से रोजगार देना। पीएम वाणी, WANI, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पीएम वाणी के तहत पूरे देश में पीडीओ पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे जो कि लोगों को उचित दरों पर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाएंगे। ब्रॉडबैंड हाईवे एक बृहद स्तर का प्रोजेक्ट है। इसमें 3 मुख्य घटक हैं। सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड सुविधा सुनिश्चित करना, सभी शहरी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा सुनिश्चित करना, तीसरा राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना का निर्माण करना, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रॉडबैंड हाईवे योजना के तहत 2016 तक 20,50,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ब्रॉडबैंड हाईवे योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए VNO वर्चुअल की सहायता नेटवर्क कनेक्टिविटी फिक्स ऑपरेटर्स की गई है। राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए SWAN, NIK तथा NOFN जैसी योजना बनाई गई है। NOFN नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इस योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में 2.5 लाख ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। इस कार्य के लिए भारत सरकार पहले से उपस्थित फाइबर नेटवर्क को भी काम में लेगी, जैसे कि रिटेल, BSNL तथा PSU। इसके अतिरिक्त जहां भी आवश्यकता होगी वहां फाइबर बिछाया जाएगा। इस तहत पूरे भारत में डार्क फाइबर नेटवर्क तैयार किया जाएगा ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत को उचित और वर्तमान तकनीक का लाभ मिले। यह ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक के मध्य का अंतराल समाप्त करेगी। इस सुविधा के बाद ई हेल्थ, ई शिक्षा, ई गवर्नेंस, ई कृषि आदि क्षेत्रों में वर्तमान तकनीक समय पर पहुंचा पाएगी। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यह 3 स्तर पर किया
यह 3 स्तर पर कार्य करता है: राज्य का मुख्यालय, समस्त जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय। स्वान योजना भारत सरकार द्वारा 2005 में लाई गई थी। इस योजना के तहत राज्य के ब्लॉक स्तर के सभी मुख्यालयों को नेटवर्क के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अतिरिक्त स्वान के तहत जोड़े जा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने तकनीक के साथ स्वयं को बनाए रखने के लिए 1987 में कंप्यूटर विभाग की स्थापना की। इसे शुरू में राज्य योजना आयोग के अधीन रखा गया, बाद में 1988 में इसे स्वतंत्र कर दिया गया। 1988 में राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की। परिणाम स्वरूप 2002 में इस विभाग का नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग रखा गया। राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सर्वोच्च पद पर मिनिस्टर आईटी कहलाता है, ITVC। इनके बाद मुख्य सचिव तथा उनके बाद कमिश्नर स्तर के अधिकारी आते हैं। राजस्थान ने डिजिटल होने की और कई कदम उठाए हैं, जैसे कि राजस्थान सरकार ने राज्य स्तर पर डिजिटल पोर्टल बनाया है, जिसमें गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, सरकारी योजना आदि सभी के संदर्भ में अलग अलग सुविधाएं प्रदान की गई हैं। क्वेश्चन: राजस्थान की 5 वेब आधारित योजनाओं का जिक्र कीजिए जो कि ई गवर्नेंस को प्रभावी बनाए। जन सूचना पोर्टल। वर्तमान में 55 विभागों की सेवाएं। राजनेट, राजस्व के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी प्रदान। राज ई साइन, डिजिटल हस्तक्षेप हेतु। आई फैक्ट, वास्तविकता जांच हेतु। ई संजीवनी, टेली कंसल्टेशन। किसान सेवा पोर्टल, ऋण, सब्सिडी आदि के लिए। राजकाज, SSO, हिंदी, ईमेल, राजमेल। NKN, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भर में एक मजबूत तथा त्वरित नेटवर्क तैयार करना है, जो कि भारत को सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर सके। 2010 में इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में बनी कनेक्टिविटी समिति ने इस प्रस्ताव को पारित किया। इसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क कार्य कर रहा है। 1980 के दशक में एनालॉग रेडियो सिग्नल पर आधारित केवल वॉइस कॉल वाली तकनीक आई। इससे दुनिया भर में IG कहा जाता था। 1990 के दशक में डिजिटल सिग्नल पर आधारित वॉइस कॉल प्लस डेटा ट्रांसमिशन तकनीक आई, जिसे 2G कहा जाता था। 2000 के दशक में 1+2 Mbps की गति द्वारा डाटा संचार, वॉइस तथा वीडियो कॉल डिजिटल आधारित आरंभ हुआ, जिसे 3G कहा जाता था। 2009 व उसके बाद डेटा स्पीड बढ़कर 100 Mbps या इससे भी अधिक हो गई। साथ ही संचार तकनीक VR, वर्चुअल रियलिटी का प्रवेश हुआ, इसे 4G कहा गया। वर्तमान में डाउनलोड स्पीड 1 Gbps तक के साथ उपकरणों की ऊर्जा दक्षता बढ़ गई है। ये तकनीक कनेक्टिविटी के दायरे को बढ़ा रही है। इस वर्तमान तकनीक को 5G कहा गया। 5G को चलाने के लिए 228 से 100 GH2 आवृत्ति की आवश्यकता होगी। भारत जैसे देश को डिजिटल अवसंरचना, उपग्रह तकनीक तथा लाइसेंसिंग नियमों के उचित सुधार की आवश्यकता होगी। भारत में 5G पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तो मुख्यतः 8 क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। पहला, कृषि क्षेत्र। उपग्रह तकनीकों की सहायता से मौसम की उचित और समायोजित जानकारी। कृषि वैज्ञानिकों से सीधा संपर्क करने की सुविधा। विपणन तथा भाव से संबंधित जानकारी। भूमि के पोषक तत्वों
के संदर्भ में सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंध में जानकारी। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन किताबें, माई बुक, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, टेली मेडिसन, दवा, एटीएम, ई कॉमर्स, ई यातायात, मनोरंजन क्षेत्र। पादप के 9 अति आवश्यक दीर्घ मात्र पोषक तत्व। CaSU4 H2O से CaSO3 चूना, Mg मिट्टी, N 46% यूरिया, नैनो यूरिया, ब्लू बेबी HB2 वहन क्षमता कम हो जाएगी। नाइट्रेट की मात्रा। भारत सरकार 5G के सामने स्वयं को निम्नलिखित चुनौतियों में घिरा हुआ पाती है। भारत सरकार को बहुत बड़े स्तर पर अवसंरचना से संबंधित बदलाव करने पड़ेंगे। भारत सरकार को बहुत महंगे सरकारी उपकरण खरीदने होंगे। 5G तकनीक को डिजिटल इंडिया का भविष्य बनाने के लिए हमें क्लाउड कंप्यूटिंग तथा बिग डेटा के संदर्भ में सरकारी एजेंसी का उत्तरदायित्व निर्धारित करना होगा। भारत को उन करोड़ों लोगों का भी ध्यान रखना है जो डिजिटल अम्ब्रेला की पहुंच से बाहर हैं। 5G तकनीक को सरकारी योजना से जोड़ना होगा, जैसे कि MG, NAGEJA, आयुष्मान भारत, जनधन आदि। क्वेश्चन, 5G तकनीकों को भविष्य की तकनीक बताया गया है, साथ ही भारत में इसकी उपयोगिता तथा लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। 5G तकनीक 28 Gbps से 100 Gbps की आवृत्ति पर कार्य करने वाली 5वीं पीढ़ी की नेटवर्क तकनीक है, जिसमें 1 Gbps की डाउनलोडिंग स्पीड उपकरणों की दक्षता बढ़कर कनेक्टिविटी के दायरे को बढ़ाएगी। वर्तमान समय में ई कॉमर्स, टेलीमेडिसिन, ई शिक्षा, कृषि क्षेत्र आदि के सार्थक व सार्वभौमिक उपयोग के लिए 5G तकनीक आवश्यक है, जिससे भारत में प्रमुख क्षेत्र चुनौतियां अवसंरचना निर्माण, उपग्रह तकनीक, डिजिटल डिवाइस, लाइसेंस नीति, डाटा सुरक्षा। और ये 5G से दिशा पोर्टल, शिक्षा, माई बुकलो, बैंक, दवा, स्वास्थ्य, कृषि, मौसम अनुमान, ई कॉमर्स। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों का उदाहरण देते हुए डिजिटल राजस्थान की परिकल्पना तथा यथार्थ का मूल्यांकन कीजिए। RISL राजस्थान सरकार ने 2010 में कंपनी एक्ट के तहत एक सरकारी कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम राजकॉम्स RAI कॉम्प इंफॉर्मेशन सर्विस LTD रखा गया। यह कंपनी राज्य सरकार के विभिन्न प्रकार के IT प्रोजेक्ट तथा IT एप्लीकेशन संभालने का कार्य करती है। राजनेट, यह राजस्थान में VSAT वेरी स्मॉल एप्लिकेशन टर्मिनल तथा हब सेंटर की सहायता से तैयार किया गया है। एक नेटवर्क है जो कि राजस्थान सरकार के मुख्यालयों को पंचायती स्तर पर जोड़ना सुनिश्चित करता है। इसमें SCL की सक्रिय भागीदारी है। ICINOC सेंट्रलाइजेशन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, इसमें एक ही स्थान पर कई सारे कंप्यूटर इस प्रकार स्थापित किए जाते हैं कि नेटवर्क से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय हिस्सेदारी निभा सके। राजनेट के आधार पर राज्य में निम्नलिखित सेवाएं चल रही हैं: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, IP फोन, ATM, ई मित्र ऐप्स, वाईफाई मैक्स। राजस्वन, इसे दो भागों में बांटा जाता है, वर्टिकल राजस्वन और हॉरिजॉन्टल राजस्वन। राज्य मुख्यालय, संभाग, जिला मुख्यालय। और हॉरिजॉन्टल में विधानसभा, राज्य मुख्यालय, सचिवालय। अब तक राजस्थान सरकार ने 273 राजस्वन केंद्र बनाए हैं, जिनमें से एक HCSHQ प्रत्येक जिले पर 3 to D
HQ तथा 240 BHQ, SHQ, 32 DHQ, 240 BHQ। क्षैतिज नेटवर्क के तहत राजस्थान सरकार ने 13 यूजर की सुविधा बनाई है। राजस्थान सरकार ने 2014 में इसे गो लाइव लागू कर दिया। भारत नेट यह NOF का अन्य नाम है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्लॉक स्तर को ग्राम स्तर से जोड़ना है। राज वाईफाई, इस सुविधा द्वारा राज्य सरकार ग्राम पंचायतों, विभिन्न सरकारी भवनों तथा जन उपयोगी स्थानों पर निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में उच्च स्तर पर यह कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायतों में स्केलेन की सहायता से सरकारी भवनों में वाईफाई देना, सरकारी कॉलेजों तथा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेकलेन, पूरा नाम सेक्रेटरियल लोकल एरिया नेटवर्क है। इसके द्वारा योजना भवन तथा सचिवालय तथा इसके आसपास के महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी भवनों को ANET GB की सहायता से जोड़ा गया है ताकि बहुत तीव्र गति से सूचना का संचरण हो सके। राज VC तथा टेलीपर्जेंस, राज VC G2G का उदाहरण है जो 2014 में शुरू हुआ। इसके तहत संभाग मुख्यालय स्तर पर 8 स्टूडियो बनाए गए तथा विभागीय स्तर, जिला मुख्यालय स्तर, तहसील स्तर आदि को मिलाकर कुल 470 स्टूडियो बनाए गए। इसमें काम आने वाले विशेष सॉफ्टवेयर सॉफ्ट VC कहलाते हैं। यह सुविधा डेस्कटॉप, लैपटॉप, रिकॉर्डिंग फोन या आईफोन जैसे उपकरणों में काम में ली जा सकती है। राज्य सरकार ने सभी ई-मित्र कियोस्क को इस सुविधा में जोड़ा है। राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर, राज्य सरकार ने G2GC तथा G2B से संबंधित सेवाओं को ध्यान में रखते हुए समय रहते डेटा के महत्व को पहचानने तथा राज्य में सरकार द्वारा संचालित स्टेट डाटा सेंटर विकसित किए गए। स्टेट डाटा सेंटर योजना पिछले 5 सालों में लगभग 1600 करोड़ रुपए का वित्तीय उपभोग कर चुकी है। वर्तमान RSDC फर्स्ट योजना भवन में, RSDC 2 सचिवालय में, RSDC 3 योजना भवन में, RSDC 4 जालना संस्था क्षेत्र तथा एक विशेष डाटा केंद्र जोधपुर में डिस्टार रिकवरी साइट कार्यरत है। RSOC, राजस्थान सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जयपुर, इसकी सहायता से सरकारी स्तर पर संगठित तथा असंगठित डाटा की मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन, स्वचालित तथा पटना के कारण पता लगाना और उन्हें त्वरित रूप से रोकना आदि कार्य किए जाते हैं। राजस्थान सरकार का यह विशेष प्रायोजन डाटा को हैंगिंग जैसी घटनाओं से भी बचाता है। बिग डेटा एनालाइज, सरकारी स्तर पर बिग डाटा एक बड़ा संसाधन हो सकता है तथा बिग डाटा से जुटाई गई सूचनाएं सरकार को निर्णय की क्षमता तथा दिशा प्रदान कर सकती हैं। बिग डेटा सरकारी स्तर पर राजस्थान सरकार के IT&C विभाग द्वारा संभाला जाता है। बिग डाटा की सहायता से राज्य सरकार निम्नलिखित प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। नंबर 1, नागरिक शिकायत, राजस्थान शिकायत पोर्टल। नंबर 2, सेंटिमेंटल एनालिसिस, जन भावना का अन्वेषण। नंबर 3, फेशियल रिकॉग्निशन। राजस्थान सरकार वर्तमान में राजस्व बढ़ाने के लिए बिग डाटा को काम में ले रही है। विशेष रूप से वाणिज्य कर, यातायात सुविधाएं, खनन आदि सभी क्षेत्रों में बिग डाटा तथा इसका अन्वेषण नीतियां बनाने में सहायता करेगा। बिग डाटा एनालिसिस की सहायता से अखबार में और खबर में आने वाले विशेष शब्दों को छांटा जा रहा है जो जन भावना को उद्वेलित कर सके। डाटा लेक, सरकारी स्तर पर 2 तरह का डाटा अति महत्वपूर्ण होता है, सोशल मीडिया का डाटा और सरकारी विभाग का डाटा।
प्रतिदिन डाटा की मात्रा बढ़ती जा रही है तथा डाटा का महत्व नकारा नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप राज्य स्तर पर बहुत बड़ी मात्रा में डाटा संचित हो रहा है। इसी को डाटा लेक नाम दिया गया है। राजस्थान सरकार ने डाटा सेंटर के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस डाटा लेक में से उपयोगी डाटा को छांटा जा सके। डाटा सोर्स, फेब न्यूज ट्रूलियर, डेटा लेक। डाटा सोर्स, संपर्क पोर्टल, पुलिस विभाग, अधीनस्थ चयन आयोग, आरपीएससी, परिवहन विभाग। आरएसओसी, उपयोगी डेटा छांटना। आउटडोर लेड वीडियो वॉल, इसके तहत नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए शुरू में सभी जिला मुख्यालयों पर तथा बाद में ब्लॉक स्तर पर एलईडी वॉल स्थापित की गई है। इनकी सहायता से वीसी तथा मुख्यमंत्री के संबोधन आदि का प्रचार किया गया है। ई मित्र प्लस, यह सर्विस एटीएम का उदाहरण है। यह मानव हस्तक्षेप रहित टच स्क्रीन आधारित कियोस्क है। यहाँ नागरिक 70 से अधिक सेवाओं का उपभोग कर सकते हैं। बिल भरना, रिचार्ज करना, पेंशनर्स का ऑनलाइन सत्यापन करना, पुलिस का ई चालान भुगतान आदि। ई मित्र प्लस 4 तरह से पेमेंट लेता है। नगद में, नंबर 2 क्रेडिट कार्ड में, नंबर 3 डेबिट कार्ड में, नंबर 4 बायोमेट्रिक पेमेंट में। राज्य में 14,000 से अधिक ई मित्र प्लस लगाए जा चुके हैं। 3D मॉडलिंग द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। इस प्रयास के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों को 3D मॉडल बनाए गए हैं। पेज फर्स्ट के तहत जयपुर के जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, सिटी पैलेस तथा शहर के 8 गेट, उदयपुर का सिटी पैलेस कवर किए गए हैं। फेज नंबर 2 बड़ी चौपड़ पूरा किया गया है। नोट, इसी योजना के तहत आमेर कुंभलगढ़ की लीडर स्क्रीनिंग करवाई गई है। लाइट डेटानेशन एंड रैंकिंग, डिजिटल म्यूजियम, डिजिटल संग्रहालय। राजस्थान सरकार ने जयपुर शहर से इसकी शुरुआत की है। इसके तहत निम्नलिखित सुविधाओं के साथ 3D मॉडल में शुरू किया गया है। मल्टी टच लेवल टैगिंग, फोटो फार्म्स और 3D शटल। ये सभी सुविधाएं वर्तमान में जयपुर में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी हैं और जल्द ही इन्हें अन्य शहरों में भी लागू किया जा चुका है। डिजिटल प्रौद्योगिकी किस प्रकार के पुरातत्व को, धरोहर को सहेजने में सहायता कर सकती है। राजस्थान सरकार 1983 से ही प्रौद्योगिकी पर कार्य प्रारंभ कर चुकी है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें नंबर 1 3D मॉडल द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। लीडर तकनीक द्वारा आमेर व कुंभलगढ़ की स्कैनिंग। हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर। नंबर 2 डिजिटल म्यूजियम जयपुर में द्वारा पुरातत्व संरक्षण। प्रमुख रूप से पुरातत्व के संरक्षण से संबंधित योजना है। आईपी टेलीफोन, यह एक विशेष प्रकार का टेलीफोन है। यह टेलीफोन इंटरनेट की सहायता से चलता है। आईपी टेलीफोन का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह 1991 के दशक में विकसित हुई है और राजस्थान में 2011 में राज्य मुख्यालय में सफलतापूर्वक इसे स्थापित किया गया है। वर्तमान में आईपी टेलीफोन को ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राजबूट, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नागरिक सुविधा है जो कि चैटबॉट कहलाती है। यह राजस्थान सरकार की भाषा के अनुसार प्रथम स्तर की सहायता है जो कि समस्त कल्याणकारी योजनाओं के लिए सूचना उपलब्ध कराती है। राजबूट में बुद्धिया नामक एक कृत्रिम चरित्र बनाया गया है जो कि खम्मा खड़ी के साथ वार्तालाप आरंभ करता है। इस सुविधा से राजस्थान के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में लगभग 5 लाख प्रश्न पूछे गए हैं। बुढ़िया की सहायता से समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी, राज्य कोष से मिलने वाली पेंशन की जानकारी, किसी योजना के लिए योग्यता से संबंधित प्रश्न तथा आई स्टार्ट से संबंधित तथ्य जुटाए जा सकते हैं। यह 24x7 मॉडल है।
राजस्थान संपर्क, ऋण माफी तथा किसान पोर्टल तीनों के साथ बुधिया चैट वॉट जोड़ दी गई है। राजस्थान ई साइन, इसके द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए यूआई के आधार पर डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करवाए जा सकते हैं, जिन्हें राजस्थान ई वॉलेट से लिंक करके सहेजा जा सकता है। राजस्थान ई वॉलेट में दो तरह के दस्तावेज रहते हैं, नंबर 1 विभागीय दस्तावेज, नंबर 2 आमजन के दस्तावेज। ई साइन रजिस्टर होने के बाद उनका प्रयोग आसानी से यूआईडी की सहायता से किया जा सकता है। नोट: राजस्थान में ई वॉलेट पर अपने दस्तावेज रखने के लिए नागरिक को अपने नागरिक कार्ड से लॉगिन करना होगा। इसके बाद उस नागरिक से संबंधित सभी दस्तावेज एक ही स्थान पर जमा किए जा सकते हैं। ई संचार 2.0 यह ई संचार का सुधरा हुआ रूप है। यह G2C मॉडल पर आधारित है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा संदेश जारी किए जाते हैं, जिनका माध्यम SMS या USSB हो सकता है। इंस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, USSD में विशेष प्रकार के कोड द्वारा कार्य किया जाता है। यह कोड क्विक कोड या फीचर कोड कहलाते हैं, जैसे *99 हैज। राज मास्टर्ड, इसे राज्य स्तर का सेंट्रल हब कहा गया है, क्योंकि राज मास्टर्ड से राज्य के सभी विभागों का मास्टर डेटा जुड़ा हुआ होता है। नोट: 2020 में राज मास्टर्स को IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी IM अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। यह प्रणाली शीघ्र ही G20C में भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रणाली के लागू होने के बाद किसी को भी दस्तावेज सत्यापन में अधिक इंतजार नहीं करना होगा। राज मास्टर्ड क्या है? राज मास्टर्स सभी डेटा के प्रबंधन, वितरण और निगरानी के लिए एक रिपोजिटरी हब है। इसका उपयोग विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की एप्लीकेशन में किया जाता है। यह पोर्टल एक ही स्थान पर संबंधित विभागों के मास्टर डाटा को जोड़ने, अपडेट करने और हटाने के लिए एकीकृत वातावरण प्रदान करता है। ऑथेंटिकेशन इंजन प्रोजेक्ट ऑफ राज गवर्नमेंट, यह पूर्ण रूप से G2C मॉडल से है। यह नए जमाने का दस्तावेज सत्यापन और प्रमाणीकरण इंजन प्रोजेक्ट है। इसके तहत सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जहां विभागीय मॉडल अधिकारी विभिन्न योजनाओं में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकते हैं। इस प्रणाली में विभागीय डेटाबेस से जुड़ा हुआ यह तंत्र 20 प्रकार के दस्तावेजों को AI की सहायता से सत्यापित करता है। 20 में से मुख्य दस्तावेज निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, मतदाता पहचान पत्र, राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं मार्कशीट शामिल हैं। इस योजना को IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी IT अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियली मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन तंत्र, यह राजस्थान सरकार के समस्त विभागों को वित्त से संबंधित कार्यों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। नागरिक और वित्तीय विभाग, पेंशन भोगी, वेतन भोगी, IFMS, वित्त विभाग में ऑनलाइन बजट, ऑनलाइन ट्रेस सॉन्ग, SGST अकाउंट, पे मैनेजर, अन्य विभागों की वित्तीय इकाई। IFMS के मुख्य घटक, नंबर 1 ऑनलाइन बजट, नंबर 2 राजकोष, यह राजस्थान सरकार का ऑनलाइन ट्रेजरी अकाउंट है। नंबर 3 पे मैनेजर, सरकारी स्तर पर बनने वाले सभी बिल तथा भुगतान पर्चियां। नंबर 4 WAM वर्क अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 5 राजस्थान राज्य का GST अकाउंट। ई गजट राजपत्र का इलेक्ट्रॉनिक रूप, RAAS राजस्थान अकाउंटेबिलिटी इंश्योरेंस सिस्टम। इस तंत्र के द्वारा सरकारी अधिकारियों की मॉनिटरिंग एक पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जिसे पुलिस तथा सरकारी वाहनों की GPS
ट्रेडिंग, नगर निगम, अन्नपूर्णा, वन विभाग आदि की ऑनलाइन ट्रैकिंग। RSS के तहत समस्त वाहनों को रियल टाइम मॉनिटरिंग में डाला जाएगा। इसे SSOID से भी जोड़ा जाता है। स्टेट रजिस्ट्रेंट डेटा हब राज्य के नागरिकों के लिए 56 योजनाओं के तहत उठाए गए लाभ और अन्य प्रकार के डेटा का संग्रहण करता है। राज मंडी यह राजस्थान के कृषि विपणन विभाग की जानकारी, राज ई ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, मदरसा, राज ऐप सेंटर, केश दर्शन, CMIS, LITES, MSME, नाहरगढ़ बुकिंग, राज ऑर्टिशन, राज गेम सेंटर, सिंगल विंडो राजस्थान 15 विभागों की 105 सेवाएं, राज वेपर बुनकर, वाइल्ड लाइफ स्पीज, किसान कॉल सेंटर, राजमेल हिंदी में ईमेल की सुविधा, राजस्थान DBT प्लेटफॉर्म, अभय कमांड। इसकी सहायता से राजस्थान सरकार इंटीग्रेटेड सर्विलांस एकीकृत निगरानी तथा इफेक्टिव पुलिसिंग के लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। ये 7 संभाग और 26 जिलों में है। ई बाजार, ज्ञान दर्पण, पहचान, राजकाज, सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी कार्य SSO के साथ लागू 70 विभाग शामिल हैं। राजनीर, FMDSS, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन सुपर सिस्टम, WS एंड APS, वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम। ये वन्य जीवों की सुरक्षा में ऑन साइट सेंसर, कैमरा तथा डेटा मॉनिटरिंग के आधार पर कार्य करता है। EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, यह ऊर्जा दक्षता से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों का एकीकृत पोर्टल है। राजस्थान माइंस, इंटीग्रेटेड ई पंचायत, एकीकृत किसान सेवा पोर्टल, ऋण आवेदन सब्सिडी के लिए एकीकृत मंच। राजस्थान OPR, ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट एंड MSP तथा कोऑपरेटिव खरीद केंद्रों से संबंधित है। स्टेट इमरजेंसी सेंटर, राज्य स्तरीय आपातकाल ऑपरेशन सेंटर। इसकी सहायता से डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक तथा डेटा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा ताकि ERT को क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समय पर पहुंचाया जा सके। राज्य सहकार, यह सहकारी समितियों से संबंधित है। उद्देश्य आत्मनिर्भरता तथा वित्तीय संपन्नता बनाना। RPSC द्वारा उठाए गए कदम। ऑन स्क्रीन मेकिंग सिस्टम। नंबर 2, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन। नंबर 3, मेमोरी, माई एग्जाम, माई ऑनलाइन सर्विस, यस। इसके द्वारा RPSC द्वारा परीक्षा के बाद ऑनलाइन रिव्यू किया जाएगा। RTI पोर्टल, ग्रीन असेंबल, पेपरलेस विधानसभा। IMPACT, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, प्री नेशनल डिक्लेरेशन, इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पी एक्ट इम्पैक्ट की सहायता से। नंबर 1, राज्य के समस्त अल्ट्रासाउंड केंद्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया। सोनोग्राफी तकनीक का कैमरा तथा ऑनलाइन सुविधा की सहायता से निगरानी तंत्र। राज्य की समस्त गर्भवती महिलाओं के बच्चे के जन्म से संबंधित डाटा की निगरानी। PCTS, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। यह राजस्थान सरकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की मातृ तथा गर्भवती महिला के स्वास्थ्य से संबंधित बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे महिला का विवरण, प्रसव पूर्व की जांच, टीकाकरण विवरण। राजस्थान ई-हिंग, डिजिटल इंडिया की ई ज्ञान,
डिजिटल इंडिया की अवधारणा को सार्थक बनाते हुए विद्यालयों में अधिकतम स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की प्रत्येक विषय वस्तु तक सुगम पहुंच बनाने हेतु विभाग द्वारा शैक्षिक पोर्टल राजस्थान ई ज्ञान का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप से अभिभावक, विद्यार्थी व शिक्षक अपने द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री को अपलोड कर सकते हैं। क्राइपोटेंसी 1983 में डेविड चोम नामक व्यक्ति ने ई केस नामक शब्द की रचना की। 1995 में डेविड चोम ने ई केस के विचार को हकीकत में बदला तथा डिजीकेस नामक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी लॉन्च की। 1996 में अमेरिका की एनएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था हाउ टू मेक ए मिंट द क्रिप्टोग्राफी ऑफ एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक केस। 1998 में क्रिप्टो करेंसी ने डे ने ई बी मनी नाम से एक विस्तृत विवरण प्रकाशित किया। संतोषी नेकामोटो नामक किसी अज्ञात व्यक्ति ने 2009 में पहली बार SHA 256 नामक प्रणाली के हैश वाली क्रिप्टो करेंसी प्रस्तुत की। इसी को बिटकॉइन कहा गया है। इसके बाद हर रोज नई क्रिप्टो करेंसी आ रही है, घोटाले हो रहे हैं। एल साल्वाडोर नामक देश ने संसद के बहुमत से पारित प्रस्ताव के साथ जून 2021 में बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया। अगस्त 2021 में क्यूबा ने संसदीय प्रस्ताव के साथ बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया। चीन ने सितंबर 2021 में सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी के लेन देन, ऑपरेशन तथा माइनिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिसमें लेन देन से संबंधित सभी जानकारियां कूटबद्ध एनक्रिप्ट तरीके से विकेंद्रीकरण डाटाबेस में सुरक्षित रहती हैं। क्रिप्टो करेंसी की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, किंतु इसके दो अनिवार्य लक्षण हैं। नंबर 1 कूटबद्धता, नंबर 2 विकेंद्रीकरण। क्रिप्टो करेंसी की विशेषताएं। इसमें सभी प्रकार की सूचनाएं कूटबद्ध रहती हैं, इसी कारण कोई भी अपनी मर्जी से अतिरिक्त कॉइन नहीं बना सकता। इसके अलावा एनक्रिप्टेड डाटा होने के कारण डबल वेरिफिकेशन हो जाता है। नंबर 2 बिटकॉइन भौतिक रूप से नहीं होते, अतः नष्ट होने का खतरा ना के बराबर है। क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर चलती है। नंबर 4 क्रिप्टो करेंसी अति विश्वसनीय ब्लॉक चेन तकनीक का प्रयोग करती है। ब्लॉकचेन तकनीक यह एक विशेष प्रकार की विकेंद्रीकृत तकनीक है जिसमें प्रत्येक यूजर के लिए एक ब्लॉक बनता है। प्रत्येक ब्लॉक में 3 घटक होते हैं। नंबर 1 डेटा, नंबर 2 हैश फंक्शन, नंबर 3 प्री हैश। विभिन्न चरणों के ब्लॉक मिलने से ब्लॉकचेन बनती है। ब्लॉकचेन में किया गया प्रत्येक हस्तांतरण भुगतान एनक्रिप्टेड रूप में हैश फंक्शन के साथ सेव होता है। ब्लॉकचेन में सबसे पहला ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। प्रत्येक ब्लॉक में जो हैश होता है वे ही अगले ब्लॉक का ही प्री हैश बन जाता है। यदि किसी भी ब्लॉक स्तर पर कोई भी परिवर्तन की मंशा जताई जाए तो कम से कम 51% ब्लॉक सहमत होने आवश्यक हैं। यदि ऐसा ना हो तो उस ब्लॉक को ब्लॉक कर दिया जाता है, अर्थात हस्तांतरण सफल नहीं होगा। प्रत्येक ट्रांजैक्शन की कॉपी प्रत्येक ब्लॉक पर उपलब्ध रहती है। इसी कारण इस व्यवस्था को विकेंद्रीकृत मॉडल माना गया है और अपेक्षाकृत रूप से सुरक्षित भी माना गया है। ब्लॉकचेन के लाभ।